दोस्तों जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास का दूसरा भाग। सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बात देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौक घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वो ये कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, ये सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओ। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल, पेंडा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वो उससे कहती है, ये तो टूटी हुई है, ये कैसे पार लगेगी। उद्धरण चिन्ह। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वो एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। ये सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होता है अब डूबी अब डूबी। तब वो किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाया बना रहा है। खपरल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। ये प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में
वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं, जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वो प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती, कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वो मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहां से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं। कुर्सियों में खटमल है, चारपायां ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहां तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐप निकाल लिए जाएंगे। भाई ये तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने ये साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि भारतीयों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न चलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। वृंदापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ, जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौड़ी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान ना हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु लाल तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ। कल्याणी तो क्या मैं तुम्हारी लौड़ी हूँ। उदय भानु लाल ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु लाल मैं कमा कर लाता हूँ,
जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन को रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही न संभलेगा। मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नर्म पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह